अपने परिवार को मैं और नहीं बिखरने दूंगी। शिक्षाप्रद कहानी। रात के 10 बज चुके थे। थकी हारी रोहिणी ने जैसे ही अपने फ्लैट की डोरबेल दबाई, आदित्य ने दरवाज़ा खोला और बड़े ही अनमने मन से बोला, अरे आ गई, काफ़ी देर कर दी। क्या ऑफिस में आज ज़्यादा काम था? रोहिणी ने आदित्य के भाव को पढ़ लिया था। बेमन से बोली, हाँ, आप लोगों ने खाना खाया कि नहीं? हम सब ने खाना खा लिया है। तुम्हारा खाना रखा है, फ्रेश होकर खा लेना। शांता 7 बजे ही खाना बनाकर चली गई थी। बुझे मन से आदित्य बोला। रोहिणी ने सरसरी नज़रों से घर को देखा। सारा घर बिखरा पड़ा था। बच्चे बैठे बैठे ही सोफे पर सो गए थे। डाइनिंग टेबल पर खाने की झूठी प्लेट पड़ी थी। रोहिणी अपना बैग रखकर बाथरूम की ओर गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर निकली और खाना खाने बैठ गई। सारा माहौल मायूस व शांत सा था। आदित्य अपनी आंखें पेपर में गड़ाए था। टीवी चालू पर कोई देख नहीं रहा था। आए दिन रोहिणी का देर से घर पहुंचना और सुबह जल्दी निकल जाना एक दिनचर्या सी बन चुकी थी। आदित्य का ऑफिस आने जाने का समय निश्चित एवं सीमित होने से वो जैसे तैसे घर संभाल पा रहा था। सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद स्वयं तैयार होकर ऑफिस पहुंच जाता तथा शाम को 5:30 बजे तक लौटकर फिर से घर संभाल लेता। वैसे शाम तक के लिए एक नौकरानी शांता को भी रख ली थी। जब दोपहर को बच्चे स्कूल से लौटते तो उनको खाना बनाकर खिलाती और उनका ध्यान भी रखती थी। शाम को आदित्य आकर बच्चों को संभाल लेता था। शांता आदित्य को चाय नाश्ता बनाकर देती और फिर रात का खाना बनाकर चली जाती। अभी पिछले दिनों जब बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी तो बच्चे और आदित्य रोहिणी का इंतज़ार करते रहे, पर रोहिणी नहीं पहुंची। बच्चों का दिल टूट गया और आदित्य को भी बहुत गुस्सा आया, पर क्या करता, सब्र का कड़वा घूंट पीकर रह गया। स्कूल में टीचर ने आदित्य को बच्चों की बिगड़ती हुई परफॉर्मेंस के बारे में बताया तो उसने टीचर से कहा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, जबकि वो जानता था कि कुछ ठीक नहीं होने वाला। परिवार की गाड़ी जैसे तैसे चल रही थी, पर रोहिणी को तो ये एहसास तक नहीं था कि वो क्या खो रही है। वो तो यही सोचकर संतुष्ट थी कि सब ठीक चल रहा है। उस पर तो अपने करियर का भूत सवार था। वह एक आधुनिक और अति महत्वाकांक्षी युवती थी। हमेशा उसके मन में कुछ करने की इच्छा रहती थी, क्योंकि पढ़ाई पूरी होते ही उसके माता पिता ने शादी कर दी। शादी के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आन पड़ी, क्योंकि सासू माँ नहीं थी और ससुर का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। ससुर के स्वर्गवास के बाद जब बेटी 8 वर्ष की और बेटा 6 वर्ष का हो गया तो रोहिणी के मन में दबी इच्छा, कुछ करने की इच्छा ने फिर से जोर मारा। एक दिन उसने अपनी इच्छा आदित्य के सामने जाहिर की तो वो बोला, बच्चे अभी छोटे हैं, इन्हें तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा बड़े हो जाए फिर कुछ कर लेना। रोहिणी कब मानने वाली थी। उसकी जिद के आगे आदित्य को घुटने टेकने पड़े। आनन फानन में रोहिणी को एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। उसे नौकरी करते करते 7 महीने हो गए। दिन प्रतिदिन ऑफिस में जैसे जैसे काम बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके घर लौटने का समय भी बढ़ रहा था। शुरू में परेशानियां छोटी मोटी सी लग रही थी, पर समय के साथ साथ ये गंभीर होती जा रही थी। आदित्य रोहिणी के इस निर्णय से बौखला चुका था। दोनों के बीच की दूरियां
बढ़ती जा रही थी। बच्चे भी अपने को अकेला महसूस करने लगे, किंतु बेचारे बोल नहीं पाते थे। पिता कितना भी कर ले, आखिर बच्चों को माँ का ही साथ चाहिए होता है। बिगड़ती परिस्थितियों को देखते हुए रोहिणी ने पूरे दिन के लिए एक काम वाली बाई शांता को रख लिया। शांता ने धीरे धीरे घर का हर काम अपने हाथ में ले लिया और एक परिवार के सदस्य की जगह ले ली। बच्चों ने भी परिस्थितियों से समझौता कर लिया तथा शांता के अपनेपन को पसंद करने लगे। इधर आदित्य भी रोहिणी की बेरुखी की वजह से उससे धीरे धीरे दूर होने लगा। थकी हारी वह ऑफिस से जब घर आती तो आदित्य की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देती। वो उसके साथ कुछ पल बिताना चाहता तो उसे बेदर्दी से झिड़क देती। क्या आप भी जब देखो बस अपनी पड़ी रहती है? मैं थकी हुई हूँ, थोड़ा तो ख्याल किया करो। आदित्य बेचारा अपना मन मारकर रह जाता। अपने करियर के मोह में अंधी होकर रोहिणी बस आगे बढ़ती जा रही थी। उसे तो आने वाले तूफान का आभास तक नहीं था। उसके उदासीन व्यवहार की वजह से आदित्य अब जब भी घर आता तो शांता के साथ अपना दुख दर्द बांटता। वो भी एक घर के सदस्य की तरह बड़े धैर्य से आदित्य की बातें सुनती और उसे धीरज बंधाती। वो अब आदित्य को खुश करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ लेती, जैसे कभी उसके साथ बच्चों की बातें करती तो कभी कोई चुटकुला सुनाती। रोहिणी को आदित्य का बदला व्यवहार नज़र नहीं आया, क्योंकि वो अब उससे ज़्यादा बात नहीं करता था, पर अपने काम में वो इतनी मशगूल थी कि उसने इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बच्चों का व्यवहार भी उसके प्रति रूखा हो गया था। एक तरफ काम का बढ़ता बोझ और दूसरी तरफ पति और बच्चों की बेरुखी, दोनों ने रोहिणी को अंदर से तोड़कर रख दिया। उसका चेहरा जो कभी लावण्य से भरपूर था, मलिन पड़ चुका था। वो ताजगी और चुस्ती जिसके बल पर रोहिणी आदित्य को अपने इर्द गिर्द घुमाती थी, रफू चक्कर हो गई। जब वो घर लौटी उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी रहती थी। ऐसा लगता जैसे शरीर में जान नहीं है, फिर भी वो उसे ढकेले जा रही थी। रोहिणी को लगने लगा था कि आदित्य कुछ हद तक सही था। उसे जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। परिवार को बिखरते हुए देख उसका कलेजा मुंह को आने लगता, पर फिर उसकी महत्वाकांक्षा उसके विचारों पर हावी हो जाती और वो अपने मन को दिलासा देने लगती कि सब ठीक हो जाएगा। रोहिणी आज सुबह से ही अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, फिर भी अपने काम को महत्वता देते हुए वो जैसे तैसे तैयार होकर ऑफिस पहुंच गई। तबीयत ठीक ना होने के कारण शाम को वह जल्दी घर आ गई। उसे लगा बच्चे उसे देखकर खुश होंगे और आदित्य उससे जल्दी आने के कारण पूछेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बच्चे खेलने में व्यस्त थे और आदित्य शांता का हंसी मजाक चल रहा था। शांता ने ही रोहिणी से पूछा, क्या हुआ मैडम, आज जल्दी कैसे आ गई? थोड़ा सर में दर्द था इसलिए जल्दी आ गई। तू जल्दी से मेरे लिए चाय बनाकर ले आ। जी कहकर शांता चाय बनाने किचन में चली गई। आदित्य और बच्चों ने रोहिणी से कुछ बात नहीं की। चाय पीकर वह सो गई। शांता रात का खाना बनाकर घर चली गई। तब तक रोहिणी की नींद भी खुल गई। इससे पहले कि आदित्य रोहिणी से कुछ पूछता, वो ही उस पर चिल्लाते हुए बोली, आदित्य, तुम्हारे और बच्चों के लिए मुझसे भी ज़्यादा काम वाली इम्पोर्टेंट हो गई। उसके साथ तुम सब हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मुझसे किसी ने मेरा हाल तक नहीं पूछा। उसने सोचा आदित्य सॉरी बोलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो रोहिणी को दो टुक उत्तर देते हुए बोला, इन सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो।
रोहिणी बुत बनकर खड़ी रही। उसने सपने में भी ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं की थी। इसके बाद आदित्य और रोहिणी ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। रात को आदित्य सो गया, पर रोहिणी की आंखों से नींद मानो कोसों दूर चली गई थी। आदित्य के शब्द, इन सबके लिए तुम जिम्मेदार हो, रह रह कर गूंज रहे थे। सारे दृश्य उसकी आंखों के आगे से एक फिल्म की भांति निकल गए। आदित्य का वो प्रणय निवेदन करना और उसका आदित्य की भावनाओं की अवहेलना करना। अंततः रोहिणी को बोध हो गया कि उसकी मंजिल ऑफिस नहीं घर है। उसे अपना घर परिवार संभालना है, ना कि चंद रुपयों और झूठी पद प्रतिष्ठा के पीछे भागना। जब सब्र का बांध टूट गया तो वो खूब रोई। रोते रोते कब उसकी आँख लग गई पता ही नहीं चला। जब सुबह आँख खुली तो देखा आदित्य हाथ में चाय का कप लिए उसके पास खड़ा था। उसने कल की घटना व व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी और बोला, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? रोहिणी उठकर बैठ गई। वो मन ही मन निर्णय ले चुकी थी कि उसे क्या करना है। अपराध बोध सी आदित्य के सीने से लगकर रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब बस मैं अपना परिवार और नहीं बिखरने दूंगी। मैं आज ही नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूंगी। आदित्य ने भी रोहिणी को अपनी बाहों में भर लिया। पल भर में सारे गिले शिकवे दूर हो गए और उसने अपने घर को बिखरने से बचा लिया। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।